हाँ जी, इसमें स्क्रीन विजिबल। बेटा स्क्रीन विजिबल है। हाँ जी मैम। ओके, लेट्स स्टार्ट द क्लास। हमारे फर्स्ट 4 चैप्टर हो चुके हैं और टाइम मैनेजमेंट का जो टाइम वैल्यू वाला चैप्टर था, टाइम वैल्यू फॉर मनी, उसके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है वो आपका सैटरडे को टेस्ट होएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट द क्लास। चैप्टर 5, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट कौन करते हैं? हमारे इन्वेस्टर्स, हमारे शेयर होल्डर्स, ऑनर्स, ये सब इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अब ये पता लगाना कि इन्वेस्टमेंट करना कहाँ है, किस पे इन्वेस्टमेंट करने पे हमें कितना रिटर्न में फायदा होने वाला है, प्रॉफिट होने वाला है, जब हम इस चीज को ध्यान में रख के डिसीजंस लेते हैं, दैट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। नेचर ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। The first of these, involving the first category of asset, is popularly known in financial literature as the capital budgeting. A capital budgeting decision may be defined as a firm decision to invest its fund in long-term asset in expectation of future value, inflow over a series of year. Issues like whether or not a firm should launch a new product or enter a new market. Decisions should this be determine the nature of the firm, operational and product for year to come. Mainly become fixed asset investment are generally long lived, not easily reversible once they can be made. कैपिटल बजटिंग डिसीजन, तीन चीजें इस नेम में। फर्स्ट आ गई कैपिटल। व्हाट इज कैपिटल? हाँ जी, कैपिटल को कैसे डिफाइन करेंगे? जो मनी इन्वेस्टेड है मैम। कैपिटल मीन्स पूंजी, दैट इज लॉन्ग टर्म। तो थ्रू कैपिटल बजटिंग, क्या कैपिटल हो गया हमारी लॉन्ग टर्म, ठीक है। बजटिंग हो गया लॉन्ग टर्म को बजट के हिसाब से डिजाइन करना। और डिसीजन लेना, डिसीजन का मतलब डिसीजन लेना कि कैपिटल की लॉन्ग टर्म के लिए हमें कितनी कैपिटल बजटिंग करनी है। ठीक है, नेम से क्लियर हो रहा है, कैपिटल बजटिंग डिसीजन। यानी कि वो डिसीजन इन्वेस्टमेंट का, मतलब हमने ये देखना है कि हमने जो हमारे फंड्स हैं उसको किस लॉन्ग टर्म एसेट में इन्वेस्ट करें, जिससे हमारा फ्यूचर में कैश फ्लो क्या हो, इनफ्लो हो, मतलब कि हमारी कंपनी के अंदर आए कैश। ऐसा कौन सा डिसीजन लें हम कैपिटल का, ऐसी कौन सी मशीनरी हम परचेज करें जो हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट देने वाली। देन फीचर ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन। फीचर्स क्या है इन्वेस्टमेंट डिसीजन के? करंट फंड को एक्वायर कर लेती है, ठीक है, और फ्यूचर में हमें फायदा देती है। करंट फंड को एक्वायर कर लेना यानी कि जहां से फंड आ रहा है उसको फटाफट लेके जो भी मशीनरी चाहिए उसको बाय कर लेती है। डिसीजन ले लिया ना हमने कि हमने इस टाइम करंट सिचुएशन में जो भी हम डिसीजन लेंगे, इफेक्ट तो इन शॉर्ट वो फ्यूचर पे ही डाल रहा है हमारे। ठीक है, समझ में आया? देन इन इन्वेस्टिंग डिसीजन, फंड आर इन्वेस्टेड इन लॉन्ग टर्म एसेट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन किसके लिए लिए जाते हैं? लॉन्ग टर्म पीरियड्स के लिए लिए जाते हैं। जो हमारे फंड्स हैं उसको हमने लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए कैसे यूज करना है, कैसे यूटिलाइज करना है, वो किया जाता है। देन इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? फर्स्ट इंपॉर्टेंट है ग्रोथ। हाँ जी, एक्सप्लेन करो ग्रोथ को अपने वर्ड्स में। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में ग्रोथ कैसे हेल्प करे, ग्रोथ कैसे होगी? हाँ जी, एनीवन? ग्रोथ कैसे होगी? हमने एसिड्स खरीदे हैं, एसिड्स हमेशा हमें फ्यूचर में अच्छी वैल्यू ही दे के जाते हैं।
फॉर एग्जाम्पल आप घर खरीद रहे हो, आपने आज घर खरीदा, नेक्स्ट फ्यूचर में उसकी वैल्यू इंक्रीज ही होने वाली है। दैट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन फॉर अ हाउस होल्डर। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन से ग्रोथ ही होती है, हमें सिग्निफिकेंट हेल्प मिलती है, ग्रोथ होती है हमारे। ठीक है, जो भी हम न्यू लेके आते हैं, प्लांट मशीनरी जो भी न्यू लेके आते हैं, वो लेके क्यों आते हैं? फ्यूचर के लिए। तो इस जो कि हमें फ्यूचर में प्रॉफिट दे सके, ताकि हमारा बिजनेस ग्रो कर सके। देन रिस्क, इन्वेस्टमेंट डिसीजन रिस्कियर भी होता है कभी कभी। हाई रिस्क हाई प्रॉफिट। जब कोई हाई रिस्क लेता है तो हाई प्रॉफिट के चांस तो होते हैं, लेकिन रिस्क भी उसमें हाई होता है। और जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है वो ऑलरेडी ही लॉन्ग टर्म है, तो मे बी इसमें पता ही है कि पेमेंट भी क्या होगी, ज्यादा ही होगी, तो ये थोड़ा रिस्की भी है। देन फंडिंग, हमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन तो लेना है, लेकिन लार्ज अमाउंट के फंड वो भी तो जनरेट करने हैं, वो भी तो कमिट करने हैं कहीं ना कहीं से। देन इनरिवर्सेबल, इरिवर्सेबल यानी कि इसको इजीली वापस रिवर्स नहीं किया जा सकता। आप बिल्डिंग खरीद लेते हो आज, आप बोलो कल मैं इसको वापस करना चाहता हूँ, दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, और वैसे भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लॉन्ग टर्म के लिए लिए जाते हैं, तो ये बड़े बड़े ही होते हैं, इस वजह से लॉस हो सकता है, ज्यादा ज्यादा चीजें खराब हो सकती हैं, लेकिन रिवर्सेबल थोड़ा मुश्किल होता है। कॉम्प्लेक्सिटी, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि फ्यूचर वैल्यू को कहीं से भी फ्यूचर वैल्यू को करेक्टली एस्टिमेट करना इजीली नहीं है, किसी के लिए भी इजी नहीं है। फ्यूचर में क्या होने वाला है किसी के लिए भी करेक्ट एस्टिमेट लगाना इजी नहीं होता है, इसलिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी होता है। टाइप ऑफ डिसीजंस, डिसीजन इसमें कितनी तरह के हैं? टू टाइप्स। फर्स्ट इज expansion and diversification, that the second is replacement and modernization। expansion and diversification, expansion यानी कि expand कर देना, बढ़ा देना, कंपनी की लाइन को एक्सपेंड कर देना। हम डिफरेंस पढ़ते हैं इसका। Expand the season of the firm related to the expansion and growth of the firm. A company may add capacity of its existing product line to expand existing operations. For example, a firm may increase its plant's capacity to manufacture more product. जब हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसी प्रोडक्ट पे रहते हैं और उसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं, दैट इज एक्सपेंशन। यानी कि जो है हमारे पास उसमें ही हम अपनी इंक्रीज कर रहे हैं, उसमें ही बढ़ा रहे हैं, दैट इज एक्सपेंशन। लेकिन जब हम किसी नई लाइन में, नए काइंड ऑफ प्रोडक्ट में, ठीक है, नई चीज में डील करते हैं, नए प्लांट नई मशीनरी में डील करते हैं, दैट इज डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, समझ में आ रहा है दोनों में फर्क? एग्जाम्पल सोचो इसका, कोई क्या हो सकता है एग्जाम्पल? जैसे कोई फास्ट फूड की शॉप है, ठीक है, वो बर्गर बना रहे हैं,
बर्गर वो आलू वाला बर्गर बना रहे हैं, टिक्की वाला बर्गर बना रहे हैं। अब वो टिक्की वाले बर्गर के साथ मंचूरियन, मतलब मंचूरियन वाला बर्गर भी बनाने लगे, बना बर्गर ही रहे हैं। दैट इज एक्सपेंशन। ठीक है, उन्होंने अपनी ही लाइन में क्या कर दिया, इनोवेशन कर दी, अपनी ही लाइन को पकड़ लिया, प्रोडक्शन मोर बढ़ा दी। लेकिन वहीं अगर हम बोले कि वो बर्गर के अलावा मंचूरियन नूडल्स भी बनाने लग गए हैं, दैट इज न्यू लाइन। ठीक है, या फिर वो जूस शुरू कर रहे हैं या शेक शुरू कर रहे हैं, दैट इज न्यू लाइन। ठीक है, उनके लिए न्यू लाइन हो जाएगी, दैट इज डाइवर्सिफिकेशन। क्लियर है बेटा? देन रिप्लेसमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन। रिप्लेसमेंट क्या होती है? Objective of modernization and replacement decision is to improve operating efficiency of the firm. For example, if a company changes from semi-automatic equipment to fully automatic equipment is an example of modernization and replacement. Replacement decision help to introduce more efficiency and economic assets. For example, replacement of old high energy consuming machine for more एनर्जी एफिशिएंसी मशीन्स। रिप्लेसमेंट और मॉडिफिकेशन क्या होता है? जब हम अपनी पुरानी चीजों को मॉडिफाइड करके नई चीजें ले आते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पहले हम कूलर कूलर यूज करते थे, समर्स में यूज करते थे, घर में सबके घर में कूलर होते थे। ठीक है, लेकिन अब क्या यूज करने लग गए हैं? अब कूलर को रिप्लेस करके हमने क्या यूज करना शुरू कर दिया? एसी। एसी। ये क्या हुआ? ये रिप्लेसमेंट हुआ। हमने ओल्ड जो मशीनरी थी, हाई कंज्यूमिंग एनर्जी मशीनरी थी, उसको रिप्लेस कर दिया अपनी न्यू मशीनरी से। देन टाइप ऑफ डिसीजंस, कौन कौन से डिसीजंस होते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पस में? फर्स्ट आ गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट। कुछ डिसीजन इंडिपेंडेंट होते हैं, कुछ डिसीजन कॉन्टीजेंट होते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट यानी कि कंप्लीटली हम किसी पे डिपेंड नहीं है, किसी एक डिफरेंट पर्पस के लिए वो यूज हो रहा है और वो उसी पर्पस के लिए रहने वाला है, उसको हम कहीं और यूज नहीं करेंगे। ठीक है, वो इंडिपेंडेंट है अपने आप में। और कॉन्टीजेंट क्या है? वो हम जब किसी प्रोजेक्ट या किसी और चॉइस के लिए उस प्रोडक्ट को चूज करें, वो डिसीजन ले। सेल्फ का डिसीजन लिया तो इंडिपेंडेंट, किसी और अपने घर के मेंबर का आपने डिसीजन लिया, दैट इज कॉन्टीजेंट डिसीजन इन इजी लैंग्वेज। समझ पा रहे हो? देन फर्स्ट आ गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। Mutually exclusive investment are those investment which serves the same purpose and compete with each other. For example, decision related to acquiring machine out of two alternatives which will do the same work. If one investment is taken and other will be excluded. Mutually exclusive क्या होता है? Similar, एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, एक दूसरे को कॉम्पिटिट कर रहे हैं, दोनों सेम सेम है। तो जब भी मान लो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या होगा कि डिसीजन लेने गए, एक मशीनरी लेने गए, उन्होंने जब जहां से लेनी है वो तो आपको दो तीन मशीनरी दिखाएगा ना। और जब आप जब एसी भी लेने जाते हो या फ्रिज भी लेने जाते हो, तो वो बोलते हैं ना ये सेम ही है दोनों, ज्यादा फर्क नहीं है दोनों। दैट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जो आप सिलेक्ट कर लेते हो और जो आप रिजेक्ट कर देते हो वो एक्सक्लूड हो जाता है। देन इंडिपेंडेंट डिसीजन, इंडिपेंडेंट क्या है? डू नॉट कम्पीट विद ईच अदर। वो कम्पीट नहीं कर रहे, एक दूसरे से लड़ाई नहीं कर रहे, उसकी अपनी ही प्रॉफिटेबिलिटी है, उसकी अपनी ही अवेलेबिलिटी है, वो एक प्रोडक्ट ही इनफ है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी में बी कंसिडर्ड expansion of its plant capacity to manufacturing additional unit and acquire a new plant as well as a new transport vehicle. ठीक है, अब मैंने क्या किया है इसमें, क्या बोल रहे हैं, अब क्या हुआ है? मशीनरी तो हमारे पास थी,
परचेज, हम अपना प्रोडक्शन तो कर रहे थे, मैंने एक और जगह पे प्रोडक्शन शुरू कर दिया फिर, यानी कि टोटली इंडिपेंडेंट न्यू न्यू काम शुरू किया। नई जगह में प्रोडक्शन, नई जगह का वहां का मटेरियल आएगा, नई जगह का वहां का व्हीकल्स आएंगे, नई जगह की ट्रांसपोर्ट आएगी, सब कुछ इंडिपेंडेंट होएगा ना, अलग हो गया बिजनेस से। कॉन्टीजेंट डिसीजन यानी कि डिपेंडेंट प्रोजेक्ट, द चूज ऑफ अंडरटेकिंग वन इन्वेस्टमेंट नेसेसरी अंडरटेकिंग one and more than other investment. In this type of investment, total expenditure will be treated as a one single investment. For example, if a company decide to build a factory in a remote area, it may have to invest in houses, roads, schools, etc. for the employees. हम अगर अपना काम रिमोट एरिया में शुरू करना चाहते हैं, ठीक है, तो वहां पे एम्प्लॉयज कैसे लेके आने हैं? अगर एम्प्लॉयज मिल भी जाते हैं हमें, तो उनके रहने, खाने, बच्चों के पढ़ने, उनकी जिम्मेदारी भी हमारी हो जाती है, यानी कि हमने अपना डिसीजन तो लिया ही लिया, साथ में हमने अपने एम्प्लॉयज का डिसीजन भी लिया। कॉन्टीजेंट जो एक दूसरे से साथ में मिलके चल रहा है, एक डिसीजन दूसरे डिसीजन के साथ मिलके चल रहा है। बेटा तीनों समझ में आए? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजंस कौन से होते हैं? हाँ जी, जो मैम सेम पर्पस के लिए होते हैं। जो कि सेम पर्पस होता है जिसका। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मीन्स दो चीजों में से एक चीज सिलेक्ट कर ली हमने। देन इंडिपेंडेंट, जो मैम इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी और के साथ डिपेंडेंट नहीं होते। हाँ जी, जो बिल्कुल ही न्यू लाइन, अगर हम न्यू लाइन का डिसीजन लेते हैं कोई, दैट इज टोटली इंडिपेंडेंट। थर्ड इज कॉन्टीजेंट, इसमें मैम चॉइस होती है। जो एक दूसरे से लिंक होती है, यानी कि एक डिसीजन लेंगे तो दूसरे डिसीजन पे उसका इफेक्ट पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट इवेल्युएशन क्राइटेरिया, अब करना कैसे है स्टेप्स, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये याद करना है आपने अच्छे से, चाहे आपको आए चाहे ना आए। ये डिसीजन, ये वाले डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन के चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन आए, प्रोसेस आती ही आती है, ये आपको लिख के ही आना है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या है? मैम ये चैप्टर कौन सा चल रहा है? चैप्टर 5 इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ओके। देन कैसे इवेल्युएट करेंगे कि हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैसा होना चाहिए? फर्स्ट तो हम एस्टिमेट करेंगे कि फ्यूचर में हमारे एसेट का कैश फ्लो कितना आएगा। एस्टिमेटेशन ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो फ्रॉम द एसेट, यानी कि अगर हम आज ये एसेट खरीदते हैं तो ये हमें फ्यूचर में कितनी रिटर्न देगा, पहले तो ये देखेंगे, एस्टिमेट लगाएंगे। देन रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट, ठीक है, हमें उस इन्वेस्टमेंट पे रेट ऑफ रिटर्न कितना देना पड़ रहा है, वो एस्टिमेट लगाएंगे। देन एप्लीकेशन ऑफ अ डिसीजन रूल्स ऑन इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव टू बी टेक डिसीजन। देन क्या करेंगे? देन हम उसका डिसीजन लेंगे कि हमें कौन सी चीज खरीदनी है, यानी कि हमारे पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं, तो हमने ये डिसाइड करना है विच अल्टरनेटिव वी विल चूज, ठीक है। इवेल्युएशन क्राइटेरिया डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, नॉन डिस्काउंटेड एंड डिस्काउंटेड। नॉन डिस्काउंटेड क्या होता है? टाइम वैल्यू ऑफ द मनी and does not discount the cash value, whether the discounted criteria time value of the money, it will discount the cash value. नॉन डिस्काउंटेड मीन्स जिस अमाउंट पे अभी आपने हमसे सामान ले लिया, ठीक है, राइट नाउ मैंने आपसे 55 रुपीज में कुछ खरीदा और हमने बोला ये नॉन डिस्काउंटेड है,
ठीक है, यानी कि फ्यूचर में अगर मेरी एसेट की वैल्यू 85 हो जाती है और मैं उसी को ही रिटर्न करती हूँ जिससे मैंने ये खरीदा है, तो वो मुझे ये 55 में ही लेगा वापस, क्योंकि हमने बोला है कि नॉन डिस्काउंटेड में टाइम वैल्यू को कंसीडर नहीं कर रहे हैं हम। टाइम के चेंज होने से हमारी वैल्यू पे चेंज नहीं आएगा। और वही मैं बोलूँ कि मैंने डिस्काउंटेड वैल्यू पे खरीदा है, इट मीन्स अगर मेरी आज की चीज 55 पे मैंने ली है आपसे और आने वाले टाइम में वो 65 की हो जाए, तो जब मैं इसको आपको सेल करूंगी तो मुझे वापस रिटर्न में कितने अमाउंट आएगी? मुझे रिटर्न में 65 ही आएगी। ठीक है, क्योंकि ये डिस्काउंटेड मेथड था। नॉन डिस्काउंटेड में पे बैक, डिस्काउंटेड पे बैक, अकाउंट रेट ऑफ रिटर्न, और डिस्काउंटिंग में नेट प्रेजेंट वैल्यू जो हम पीछे पढ़ के आए हैं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ये 3 चीजें की जाती है। कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो, ये तो आपको पता ही होगा। हाँ जी, यस मैम। क्या है कैश इनफ्लो? कैश आ रहा है मैम, कैश जा रहा है। हाँ जी, इनफ्लो यानी कि कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है। ठीक है, मनी जो है हमारे बिजनेस में आ रही है। परचेज करने से कैश इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा? मैम कैश जाएगा, परचेज करेंगे हाँ अगर। जी, कैश आउटफ्लो होगा। जाएगा, इट मीन्स कैश इज आउटफ्लो। और सेल्स करने से कैश आएगा, कैश आएगा, इट इनफ्लो। मीन्स कैश इनफ्लो। चलो जी, फर्स्ट मेथड आ गया पे बैक मेथड। ठीक है, द मोस्ट बेसिक इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया पे बैक मेथड इज द लेंथ ऑफ टाइम इट टेकन टू रिकवर द इनिशिएट इन्वेस्टमेंट। Payback is the number of year required to recover the original cash outflow invest in a project. Payback यानी कि हम ये चेक करते हैं जितना हमने इन्वेस्ट किया कितने ईयर में हमें उसका उतने ही अमाउंट रिटर्न में वापस आ चुकी है। ठीक है, मैंने आज एक मशीनरी खरीदी, उसका पर्पस था मैन्युफैक्चर करना, मैन्युफैक्चर करके वो मुझे प्रॉफिट देने वाली है, वो मुझे प्रॉफिट दे भी रही है। अब मैंने ये देखना है कि मैंने 60,000 की मशीनरी खरीदी है और वो मुझे कितने सालों में 60,000 पूरा रिकवर कर देती है। ठीक है, दैट इज पे बैक, मतलब मुझे इसको खरीदने पे पे बैक कितना आया। इसका फॉर्मूला क्या है पे बैक का? पे बैक पीरियड विल बी कंप्यूटेड बाय डिवाइडेड कैश आउटफ्लो बाय द एनुअल कैश इनफ्लो। पे बैक का फॉर्मूला क्या है? जो भी कैश जा रहा है बाहर, इनिशिएट इन्वेस्टमेंट, जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है इनिशिएट, वो, और एनुअल जो कैश हमारा उसके ऊपर हमें रिटर्न में आया। यहाँ पे एग्जांपल दिया हो, सपोज अ प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड एन आउटले ऑफ 60,000, 60,000 का एक प्रोजेक्ट लगाया उन्होंने, एनुअल कैश फ्लो उनको इनफ्लो हुआ है 15,000 का 6 सालों के अंदर। तो हम क्या करेंगे, 60,000 डिवाइड बाय 15,000, कितना आया? 4 आया, 4। यस मैम। हाँ जी, इट मीन्स इसने 4 ईयर में ही हमारा जो अमाउंट था वो रिकवर कर दिया है। मतलब हमें 4 टाइम रिटर्न, फोर्थ में है अभी हम, हमें इसका सिर्फ फोर्थ पार्ट आया है 6 सालों में। 60,000 लगाया था लेकिन 6 सालों में हमें रिटर्न कितना आया? सिर्फ 15,000 आया उसका। यानी कि अगर 1/4 हिस्सा आया है, यानी कि अब हमें 6 चौके 24, 24 साल में हमें इसका ओवरऑल रिटर्न आएगा। लेकिन 24 साल तक किसी भी एसेट को चला पाना बहुत ही मुश्किल टास्क होता है, यानी कि इसका रिटर्न जो है हमें अच्छा नहीं आया है पे बैक पीरियड का। ठीक है, वो बोल रहे हैं अब अनइक्वल कैश फ्लो हो गया अगर, तो
In case of unequal cash flow, the payable period can be found out by adding up the cash inflow until the total is equal to the initial cash outflow. अगर हमारे पास कैश फ्लो अच्छे से नहीं शो हो रहा है, यानी कि देखो सपोज करो हमें क्या शो हो रहा है, कैश आउटफ्लो इज 40,000, कैश इनफ्लो इज 16, 14, 8, 6 ड्यूरिंग द नेक्स्ट 4 ईयर, व्हाट इज द प्रोजेक्ट पेबल? तो इसमें क्या हम कंसीडर करेंगे, फर्स्ट 3 इयर्स 1, 2 एंड 3। द ओरिजिनल आउटले इज रिकवर्ड, 40,000 रिकवर हो रहा है ना हमारा, ये देखो टोटल इनका बन रहा है 68, 40 के नियर अराउंड है। तो हमें इसमें से क्या शो हो रहा है कि पहले 3 ईयर में तो हमारे प्रोजेक्ट का 95 to 98% रिकवर हो गया। 40,000 लगाया था हमने, हमें अभी पहले 3 सालों में इन्होंने अलग अलग दिया हुआ कैश फ्लो ईयर्स का, पहले साल में 16 मिला, दूसरे में 14 मिला, तीसरे में 8 मिला, फिर 6 मिला, 4 सालों का डाटा दिया हुआ। तो हम देख रहे हैं 16 + 14 + 8 तीनों को मिला के हमारे पास बन रहा है 38। इट मीन्स 40 का काफी परसेंट 3 सालों में रिकवर हो गया है, और 4th ईयर में से हमें कितना चाहिए, सिर्फ 2000 चाहिए, जो कि हमारे आउटले को रिकवर कर रहा है। ठीक है, तो हमने 6000 में से 2000 निकाल लेना है, हमें पता चल जाएगा कितने टाइम पीरियड में हमारा डाटा रिकवर हो गया। तो 6000 टोटल है साल का, 2000 हमें चाहिए, 2000 डिवाइड बाय 6000 है कितनी देर का, 12 मंथ का। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ गए 4th मंथ, यानी कि हमारा जो फुल अमाउंट है 40,000 है जो रिकवर हुई है, वो कहाँ से हुई है, 3 साल और 4 महीनों के अंदर अंदर। 3 साल ये वाले 16, 14 और 8, और इसमें से सिर्फ 4 महीने लिए हम। तो हमारी पे बैक पीरियड क्या हुआ, 3 years and 4 months। समझ में आया? एनी क्वेश्चन? हाँ जी बेटा, समझ में आया पे बैक पीरियड? एक ही किया अभी हमने पे बैक पीरियड का मेथड। यस मैम। हाँ जी, अब इसकी एडवांटेज क्या है, सिंपली है, इजी है निकालना, ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव है, शॉर्ट टर्म इफेक्ट है इसके, ठीक है, ये इजीली हमें बता देता है कि कितने पीरियड में हमने अपना रिकवर कर लिया है, ठीक है, शॉर्ट टर्म स्टैंडर्ड्स हैं, रिस्क व्हील्ड, शॉर्ट टर्म ही है रिस्क भी, ठीक है, अपर तक जाने ही नहीं देता, हमें पहले ही पता चल जाता है हमें कितना रिस्क होना शुरू हो रहा है, कितना रिस्क हो रहा है, पहले 3-4 साल में ही हमें पता चल जाता है। अगर हमारी 60 लाख की 60,000 की बिल्डिंग 6 सालों में भी 15,000 ही दे पाई है, इट मीन्स हमें इस पे रिस्क ज्यादा है, हमें पता चल गया 6 सालों के अंदर अंदर ही। देन लिक्विडिटी, इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश है क्योंकि ये शॉर्ट टर्म है, तो मोर लिक्विडेट है। देन अब इसका लिमिटेशंस क्या है, जो हम ये पेबैक निकालते हैं ये हम इनफ्लो करने के बाद निकालते हैं, यानी कि हमने परचेज कर लिया उसके बाद निकालते हैं, ठीक है। कैश फ्लो को थोड़ा इग्नोर भी किया जाता है इस प्रोजेक्ट में टाइम के हिसाब से, ठीक है। इग्नोर द पैटर्न ऑफ कैश इनफ्लो, आ कैसे रहा है कैश, इसको भी इग्नोर किया जाता है कि इक्वल वेट भी आ रहा है हमारा कि नहीं आ रहा, हम वो नहीं चेक कर रहे, हम सिर्फ अपनी अमाउंट्स चेक कर रहे हैं, अमाउंट पे फोकस है हमारा। एडमिनिस्ट्रेशन डिफिकल्ट, ये देखो जैसे प्रोजेक्ट में इन्होंने दिखाया हुआ है, टू प्रोजेक्ट गेट द पेबल इज इक्वल, ये अलग अलग टाइम पे हुई है, पहले साल में इसमें 2 हुई, इसमें 1 हुई, इसमें 1 हुई, इसमें 2 हुई, दोनों अलग अलग ईयर्स में अलग अलग इनफ्लो हुआ है, लेकिन पे बैक पीरियड हमारा
2 ईयर ही है। अब हमें ये नहीं पता चल पाएगा कि पहले ईयर में ज्यादा कंप्लीट हुआ है या सेकेंड ईयर में ज्यादा कंप्लीट। एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टी, इसको थोड़ा स्टैंडर्ड कर पाना, ठीक है, इसको रख पाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है स्टैंडर्ड के हिसाब से। कंसिस्टेंटी विद शेयर होल्डर वैल्यूज, ये हमें कंसिस्टेंट नहीं रख पाता, इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं शेयर होल्डर्स, ठीक है। मार्केट वैल्यू को जनरेट करने में, मैक्सिमाइज करने में इनकंसिस्टेंसी आती है। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट मेथड, इसका ही नेक्स्ट पार्ट हम कल पढ़ेंगे, डिस्काउंटेड वाला। यहां तक क्लियर है आपको? यस मैम। मैम क्लास प्लस का कोड बता दो। क्लास प्लस का जब मैम डाउनलोड करते ना, एक्चुअली मैम मेरा डिलीट हो गया था ऐप, पहले कोड डाला था मैंने जब डाउनलोड करके ना, ग्रुप में आया तो होगा अभी मैं बेटा आपके, ग्रुप में देख लो, उस ग्रुप में आपको वही आया होगा।